अभी क्या चल रहा है? वर्णमाला। ठीक, वर्णमाला हमारा टॉपिक है अभी। और कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोग पढ़े थे स्वर। क्या पढ़े थे? कल हम लोग स्वर पढ़े थे और हमने देखा कि स्वर को क्या कहते हैं? अच कहते हैं। फिर हम पढ़े थे व्यंजन। व्यंजन हम लोग पढ़ ही रहे थे। अब व्यंजन को क्या कहते हैं? हल। हमने देखा कि अच में जो हमारे 9 वर्ण हैं, हल प्रत्याहार में 34 वर्ण आते हैं, लेकिन ह 2 बार आ जाता है। हम लोग ह का एक ही बार ग्रहण करेंगे तो हमारे कितने आ जाते हैं व्यंजन वर्ण? 33। कितने? 33। तो मूल रूप से जो व्यंजन वर्ण होते कितने होते हैं? 33। स्वर हमारे 9 होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे संयुक्त व्यंजन। क्या पढ़े थे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मतलब 2 व्यंजन वर्ण रहेंगे, आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, कोई एक नया वर्ण बन जाता है, उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे में हमने देखा था आधा क पूरा श अगर मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? क्ष बन जाएगा। हमने देखा था आधा ज ञ अगर पूरा मिलेगा तो क्या बनेगा? ज्ञ बनेगा। हमने देखा था आधा त पूरा र अगर मिल जाएगा तो त्र बन जाएगा। फिर हम लोग देखे थे आधा श पूरा र अगर मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? श्र बन जाएगा। ठीक है, कल हम लोग इतना पढ़े थे। इसके बाद मैंने बताया आपको कुछ वर्णों का समूह होता है जिनको हम कुछ संज्ञा उनको हम दिए हैं। संज्ञा मतलब उनको कुछ नामकरण किए हैं, नाम दिए हैं। ठीक है, जैसे कल हम लोग देखे थे कि क से लेकर के, कहाँ से लेकर के? क से लेकर के म तक। कहाँ तक? क से लेकर के म तक के जो वर्ण उसको क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। फिर हमने देखा था य, व, र और ल, ये जो वर्ण इसको क्या कहते हैं? अंतस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ कहते हैं या फिर यण कहते हैं। कल हम लोग देखे थे। फिर हमने बताया था कि श, श, स और ह इसको ऊष्म कहते हैं और इसको शल प्रत्याहार कहते हैं। क्या कहते हैं? शल। शल प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार है। तो शल प्रत्याहार में हमारे ये 4 वर्ण आ जाते हैं और यण प्रत्याहार में ये 4 वर्ण आ जाते हैं। कल तक तो हम लोग यही पढ़े थे। 1 मिनट के अंदर इसको हम लोग रिवीजन भी कर लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। क्या पढ़ेंगे आज? उच्चारण स्थान। अब इनको समझने के लिए इस चित्र का हम लोग सहयोग लेंगे। चित्र कुछ इस प्रकार का है। आ रहा है ना पूरा? ये हो गया कंठ। ये क्या है? ये हमारा हो गया कंठ। ये हो गए हमारे दंत। दंत के ठीक ऊपर क्या हमारा? तालु है। क्या है? तालु। और तालु के ठीक ऊपर क्या है? मूर्धा है। इसको कहेंगे नासिका। क्या कहेंगे इसको? नासिका। ये जो है इसको कहेंगे ओष्ठ। क्या कहेंगे इसको? ओष्ठ। तो जो भी वर्णों का उच्चारण करेंगे हम लोग इन्हीं स्थानों से करेंगे। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले क्या है? क्या दिया यहाँ पर? कु से क्या समझना है? कवर्ग। क्या समझना है? कु से कवर्ग। कु से क्या समझना है? कवर्ग। हो गया, यहाँ देखो, हो गया, कु से पूरा कवर्ग हो गया। ठीक है, उसके बाद ह हो गया और विसर्ग। का मतलब कु से पूरा कवर्ग और ह का मतलब ह और विसर्ग मतलब विसर्ग। मतलब का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। कु से पूरा कवर्ग हो गया। कवर्ग में हमारे कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण है। कौन कौन से? क, ख, ग, घ और ग। ठीक, इन 5 वर्णों का भी उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। उसके बाद ह का भी उच्चारण स्थान क्या होता है?
कंठ होता है, और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। विसर्ग का मतलब यह है, मान लो कोई शब्द लिखते हो ना, जैसे बालकः, बालका में यहाँ पर लास्ट में क्या है, ये विसर्ग है ना, इसका भी उच्चारण सन क्या है, कंठ है, उसका उच्चारण सन क्या है, कंठ है, और उसी को विसर्ग कहते हैं। तो पहला लाइन समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें? दूसरे लाइन में क्या, देखो ई, मतलब ये हो गया हमारा ई, चू मतलब पूरा चवर्ग, चू से चवर्ग, और चवर्ग में कितने वर्ण हैं, 5, कौन कौन से, च, छ, ज, झ, य, ठीक है। तो चू से हमारा पूरा हो गया चवर्ग, और उसके बाद य और श, इनका उच्चारण सन क्या है, तालु है, क्या है, तालु है। यहाँ पर देखो मैंने तालु यहाँ बताया है कि ये ऊपर वाला जो दांत है, चित्र में देखो, और अपने अंदर जो दांत है उसको भी समझो। यहाँ जो दांत है इसके ठीक ऊपर क्या मसूड़ा है, वही हमारा तालु है, क्या है, तालु है। च का उच्चारण करो, च का उच्चारण करते समय हमारा जहाँ ये जीभ जो है स्पर्श कर रही है, वही क्या है, तालु है। च का उच्चारण करते समय जहाँ जीभ स्पर्श करोगे क्या है, तालु है। च, छ, ज, झ, य, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर तालु समझने में, तालु पता चल गया। और उसके बाद ये वाला जो श है, इसका भी उच्चारण कहाँ से करना है, तालु से करना है। अपने जीभ को तालु पर लेकर के जाना है, वहां से श बोलना है, श, 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 ठीक है। अब उसके बाद है ऋतु रसाणा मूर्धा, री मतलब ऋषि, ऋषि वाला री हो गया, टू से पूरा टवर्ग हो गया, यहाँ पे र हो गया और श, इनका उच्चारण सन क्या है, मूर्धा है। ये चित्र देखिए, इस चित्र में जो है तालु के ठीक ऊपर क्या है, मूर्धा है, तालु के ठीक ऊपर क्या है, मूर्धा है, मूर्धा, ये हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ पे री का मतलब है ऋषि वाला री, टू से पूरा टवर्ग, र और श, इसका उच्चारण सन क्या है, मूर्धा है। अब मूर्धा क्या होता है, मूर्धा देखो यहाँ पर तालु के ठीक ऊपर जाना है। च का उच्चारण करो, च का उच्चारण करते समय हमारा जहाँ जीभ टच कर रहा है वो तालु हो गया, और जहाँ से ट का उच्चारण होता है, ट, ठ, ट और ठ का उच्चारण करते समय क्या हमारा जीभ और ऊपर जा रहा है, ठीक है, वही मूर्धा है, वो क्या है, वही मूर्धा है। तो र का भी उच्चारण करते समय मूर्धा से होता है, ट का उच्चारण करते समय मूर्धा से होता है, ठ, ड, ढ, न, इन सबका उच्चारण सन क्या है, मूर्धा है। कोई दिक्कत यहाँ पर? इसी प्रकार श का भी उच्चारण सन क्या है, मूर्धा है, मूर्धा से करना है, श, क्या करना है, श। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब आगे है लृतु लसानम दंता है, क्या है, लृ तु से पूरा तवर्ग, ल और स, इनका उच्चारण सन क्या है, दंत है, क्या है, दंत है, ये दांत है, ठीक है। त का उच्चारण करो, थ, त और थ का उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा है दांत को टच कर रही है ना, बिना टच किए हम त का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाएंगे। कोई कर सकता है बिना टच किए? नहीं हो पाएगा। तो त का उच्चारण करो, त, थ, द, ध, न, अर्थात ल का उच्चारण स्थान तालु का है, दंत है। तथा दधन का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। स, ये वाला जो स है इसका भी उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, अर्थात दांत से करना इसका उच्चारण, ठीक है। अब देखो उपोपधमानीया नाम ओष्ठौ, मतलब ओ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। अपो से क्या है, पूरा पवर्ग, पवर्ग में कितने वर्ण हैं, 5 वर्ण, कौन कौन से, प, फ, ब, भ और म, अर्थात प, फ, ब, भ, म कहने से हमारा दोनों जो है ओष्ठ आपस में टच कर रहा है, अर्थात ओष्ठ के सहयोग से हम प, फ, ब, भ, म का उच्चारण कर पा रहे हैं। अगर ओष्ठ नहीं रहेगा तो प, फ, ब, भ, म का उच्चारण नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है?
और दिया इसमें उपधमानीय वर्ण। उपधमानीय वर्ण क्या होता है देखो, उपधमानीय वर्ण दिया है ना, ये उपधमानीय वर्ण होता है क्या है समझ लो। मान लो ये विसर्ग है, क्या है, इस विसर्ग को हमने आधा कर दिया, ठीक है, और इसके बाद प आ गया, क्या आ गया, फिर हमने यहाँ पे विसर्ग लिखा, इस विसर्ग को भी हमने आधा कर दिया, यहाँ पे लिख दिया फ, अर्थात प के पहले आधा विसर्ग हो और फ के पहले आधा विसर्ग हो, तो ये वर्ण क्या हो जाते हैं, उपधमानीय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उपधमानीय वर्ण। पहचान लेंगे अब आप, अगर आपसे पूछा जाए उपधमानीय वर्ण कौन होते हैं तो बता देंगे, प और फ के ठीक पहले अगर आधा विसर्ग अगर होगा, ठीक, तो उपधमानीय वर्ण हो जाएगा। या फिर आधा विसर्ग के बाद अगर प हो या फिर आधा विसर्ग के बाद अगर फ हो तो हमारे उपधमानीय वर्ण हो जाएंगे। स्पष्ट है। अब आगे जो है हमारा य मंगड़ नानम नासिका च, अर्थात य म ग ड़ न, ये वर्ग के पांचवें वर्ण है। क ख ग घ का लास्ट वर्ण क्या है, अंग है। च छ ज झ का लास्ट वर्ण य है। ट ठ ड ढ का लास्ट वर्ण न है और त थ द ध का न है और प फ ब भ का म है। अर्थात वर्ग के जो पंचम वर्ण है, जो पांचवा जो वर्ण है, उसका उच्चारण स्थान नासिका भी है। क्या है, नासिका भी है। जैसे इसका उच्चारण करेंगे तो नाक से करेंगे, य य, तालु से भी करना है और नाक से भी करना है, ठीक है। इसका उच्चारण करते समय हमको ओष्ठ से भी करना है और नाक से भी करना है, म, ठीक। इसका ग न न, तो इनका स्व स्व इनका उच्चारण स्थान है और साथ साथ इसका नासिका भी है, ठीक। आगे ए दैतो हो कंठ तालु, अर्थात ए का उच्चारण स्थान और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ भी है और क्या है, तालु भी है। कंठ तो पता है ना, ये कंठ है और तालु क्या है, दांत के ठीक ऊपर वाला जो मसूड़ा है। स्पष्ट है। फिर ओ दौतो हो कंठोष्ठम, अर्थात ओ का और औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है और ओष्ठ है। क्या है, कंठ और ओष्ठ है। समझ में आ गया। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही, आप इसको लिखें फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ जगह नहीं था, ठीक है, तो एक दो छूट गया था तो उसको मैं इधर लिख दिया हूँ। जैसे में देखो है वकारस्य दंतोष्ठम, क्या है, वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात वह जो ये जो वह है इसका उच्चारण सन क्या है, दंत भी है और क्या है, ओष्ठ भी है। क्या है, ओष्ठ भी है। समझ में आ गया। उसके बाद एक है जिह्वा मूली यस्य जिह्वा मूलम, क्या है, जिह्वा मूली यस्य जिह्वा मूली यस्य जिह्वा मूलम, अर्थात जिह्वा मूलीय जो वर्ण है उसका जिह्वा मूल स्थान है, ठीक है, जिह्वा मूलम। जैसे उपधमानीय वर्ण आप लोग वहाँ पर आप लोग देखे हैं ना, उसी प्रकार कुछ वर्ण होते हैं जिह्वा मूलीय। कौन सा वर्ण होता है, जिह्वा मूलीय वर्ण होता है क्या, देखो क हो गया, यहाँ पे ख हो गया। क के पहले अगर आधा विसर्ग हो, क के पहले क्या हो, आधा विसर्ग हो। इसी प्रकार ख के पहले क्या हो, आधा विसर्ग हो। इसी वर्ण को कहते हैं जिह्वा मूलीय। क्या कहेंगे इनको, जिह्वा मूलीय वर्ण कहेंगे। समझ में आ गया आपको। उपधमानीय वर्ण अगर आपसे पूछा जाएगा तो प और फ के पहले अगर आधा विसर्ग अगर दिखाई देगा आपको तो वो हो जाएगा उपधमानीय। जिह्वा मूलीय पूछा जाएगा तो आपको क और ख के पहले आपको क्या देखना है, आधा विसर्ग देखना है। अगर इस प्रकार अगर आपको कहीं दिखाई देगा उसको कहेंगे जिह्वा मूलीय। क्या कहेंगे, तो ये दोनों वर्ण आप पहचान लेंगे। आप कोई दिक्कत यहाँ पर। एक और है नासिका अनुस्वारस्य, क्या है, नासिका, नासिका मतलब नाक, अनुस्वारस्य अनुस्वारस्य, अर्थात इसी को अनुस्वार कहते हैं ना। जैसे संसार हो गया, ठीक है, संस्कृत हो गया, तो क्या ये अनुस्वार है,
इस अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। क्या है इसका उच्चारण स्थान? नासिका है। ठीक है, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या हो गया? नासिका हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पर? एक चीज और, हम लोग पढ़े थे अच, क्या पढ़े थे हम लोग? अच। अच को स्वर कहते हैं। कभी भी ये अनुस्वार जो है, ये जो अनुस्वार है, ये हमेशा क्या होगा? स्वर के बाद होगा। क्या होगा? स्वर के बाद होगा। अनुस्वार हो या फिर विसर्ग हो, ये हमेशा कहाँ मिलेंगे आपको? स्वर वर्ण के बाद। जैसे में देखो, मान लो अगर हम कहें बालकः, क्या कहेंगे? बालकः। तो क में हमारे क्या है? अ है। क में क्या है? अ, और अ के बाद ही है हमारा विसर्ग। तो विसर्ग हमारा कहाँ मिलता है? हमेशा स्वर के बाद। जैसे अगर मान लीजिए हम कहें संसार, तो स में क्या? अ है, और अ के बाद ही ना है अनुस्वार। तो ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो अनुस्वार और विसर्ग जो है किसके बाद आते हैं? स्वर के बाद आते हैं या फिर व्यंजन के बाद आते हैं? तब क्या कहेंगे? स्वर के बाद कहेंगे। स्पष्ट है? ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत है? इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़